अभी तक हमने ये देखा कि अगर मैं एक स्टैटिक लिक्विड लूं तो उसमें कुछ h डेप्थ पे प्रेशर कैसे वेरी करेगा। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। और अगर लिक्विड मोशन कर रहा हो यानी कि डायनामिक लिक्विड हो तो एरिया के वेरिएशन के साथ साथ लिक्विड की वेलोसिटी इसमें चेंजेस कैसे आएंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। अब मैं इन दोनों की मदद से ये पता लगाऊंगा कि अगर एक लिक्विड मोशन कर रहा है तो उसके अंदर प्रेशर ये कैसे वेरी करने वाला है। तो अगर तुम्हें इन दोनों में कोई डाउट हो तो मैं चाहूंगा कि तुम इन दोनों की वीडियोस एक बार देख के यहाँ आओ, और अगर तुमने देख रखा है तो आओ आगे चालू करते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक ट्यूब है, एक ट्यूब का एक पार्ट है जिसपे हम फोकस करने वाले हैं, और इस ट्यूब से एक लिक्विड पास कर रही है। एक लिक्विड ऐसे पास कर रही है इस डायरेक्शन में। अब लिक्विड जब एंटर करती है तो ये v1 स्पीड के साथ यहाँ पे एंटर करती है, v1 स्पीड के साथ यहाँ पे एंटर करती है। अब मेरी पाइप कुछ ऐसी है कि इसकी ये वाली एंड, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है कंपेयर टू ये वाली एंड के। तो मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये कुछ A1 है और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ये कुछ A2 मान लेते हैं, A2। अब क्योंकि एरिया में चेंज आ गया तो वेलोसिटी में भी चेंज आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि एरिया इंटू वेलोसिटी इसका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहना चाहिए। तो यानी कि अगर एरिया बदल गया तो वेलोसिटी भी बदलनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि जब लिक्विड यहाँ से निकलेगी तो इसकी वेलोसिटी कुछ v2 होने वाली है। अब देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी वेलोसिटी थी v1, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल्स एग्जिट कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी हो गई v2, यानी कि वेलोसिटी में कुछ चेंज आ गया है। यानी कि इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, और अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट करे तो यानी कि उस पर फोर्स लग रहा होगा। अब ये फोर्स लग कैसे रहा है, तो अब ये देखने के लिए कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। 1 2 3, एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी कि इन पे एक नेट फोर्स लग रहा होगा आगे की तरफ। अब ये नेट फोर्स लगा रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स के नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। देखो इन मॉलिक्यूल्स के पीछे भी एक मॉलिक्यूल की लेयर होने वाली है, ये मॉलिक्यूल की लेयर जो कि इसे आगे की तरफ ढकेल रही होगी, इस पर एक आगे की तरफ का फोर्स लगा रही होगी। और इन मॉलिक्यूल्स के आगे भी एक मॉलिक्यूल्स की लेयर होने वाली है जो कि इन पे एक पीछे का फोर्स लगाने वाली, पीछे का फोर्स। अब जाहिर सी बात है क्योंकि नेट फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब कि आगे वाला जो फोर्स है ना ये बड़ा है, यानी कि पीछे वाले बहुत ही तेजी से ढकेल रहे हैं। अब देखो क्योंकि ये फोर्स लग रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि इस पर एक प्रेशर भी लगा रहे होंगे पीछे वाली लेयर। तो यानी कि पीछे से एक हाई प्रेशर लग रहा है और आगे एक लो प्रेशर है, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल की लेयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। और ये क्रिएट हो रहा है क्योंकि एरिया में डिफरेंस आ गया है। तो एक प्रेशर डिफरेंस तो क्रिएट हुआ क्योंकि एरिया में डिफरेंस आ गया है। अब देखो यहाँ पे मेरी पाइप, इसकी ओपनिंग्स ये ग्राउंड से अलग अलग हाइट पे है। तो यहाँ पे जो पहली वाली ओपनिंग है ये ऑन एन एवरेज ये ग्राउंड से कुछ h1 मीटर्स की ऊंचाई पे है, और दूसरी वाली ओपनिंग ये कुछ h2 मीटर्स की ऊंचाई पे है। यानी कि फ्लूइड की एलिवेशन में भी चेंज आ रहा है, और इसके कारण फ्लूइड की प्रेशर में भी चेंज आने वाला है। अब मुझे पता करना है कि इन दोनों ओपनिंग्स के बीच में प्रेशर ये कैसे वेरी कर रहा है, और इसके लिए मैं लगाने वाला हूं एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं लिखूंगा एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन माय सिस्टम, ये बराबर होने वाला है एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम के, एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम के। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे मेरी सिस्टम क्या हो गई। तो देखो इस क्षण पे, इस मोमेंट पे मेरे पाइप के अंदर जितना भी लिक्विड है, इस लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल्स मेरे पाइप के अंदर इस मोमेंट पे हैं, वो सारे मेरे सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे। वो सारे मॉलिक्यूल्स प्लस मेरी धरती। अब देखो इन मॉलिक्यूल्स के अलावा इसके पहले भी कुछ मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं और इसके बाद में भी कुछ मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। हम तो बस पाइप के एक पार्ट पे फोकस कर रहे थे ना, तो ये मॉलिक्यूल जो पहले और बाद में है ये मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है। अभी अगर थोड़े समय में ये लिक्विड थोड़ा आगे मूव कर जाए, कुछ ऐसे ऐसे, ये देखो, तो पीछे वाले कुछ मॉलिक्यूल्स ये आ जाएंगे अब मेरे पाइप में, लेकिन ये अभी भी मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है। और मेरे सिस्टम के जो कुछ मॉलिक्यूल्स थे ये कुछ बाहर निकल जाएंगे पाइप के, लेकिन हाँ ये होने वाले हैं मेरे सिस्टम का पार्ट। तो हाँ चलो आओ देखते हैं कि हम कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं इस केस में। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन आवर सिस्टम। अब देखो मेरा सिस्टम ये हो गए ये सारे मॉलिक्यूल्स जो कि मेरे ट्यूब के पार्ट हैं अभी इस समय, और मेरी धरती। और मैंने धरती को अपने सिस्टम का पार्ट इसलिए बनाया है ताकि ग्रेविटी का फोर्स जो ये लगा रही होगी इन सारे मॉलिक्यूल्स पे, ये अब एक इंटरनल फोर्स हो जाए, और इसे मैं यहाँ नहीं लिखने वाला हूँ। अब और कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं मेरे सिस्टम के ऊपर,
क्या फ्रिक्शन का कोई फोर्स है? तो देखो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये लिक्विड ये एक नॉन विस्कस लिक्विड है, तो यानी कि फ्रिक्शन भी नहीं लगने वाला है। क्या और कोई एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे इस लेयर के पहले कुछ और मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं लिक्विड के। ये मेरे सिस्टम का पार्ट तो होंगे नहीं, लेकिन ये मेरे सिस्टम के मॉलिक्यूल्स को ढकेलने वाले हैं, एक फोर्स लगाने वाले हैं इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, मान लो F1 का फोर्स। और सिमिलरली मेरे सिस्टम के बाहर यहाँ पे भी कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं जो कि मेरे मॉलिक्यूल्स पे एक फोर्स लगाने वाले हैं इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, मान लो F2 का फोर्स, F2 का फोर्स। तो यानी कि इन फोर्सेस के कारण मेरा लिक्विड ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। अब इसे मूव कर देते हैं, मेरा लिक्विड कुछ ऐसे मूव कर जाएगा इन फोर्सेस के कारण, ठीक है। तो अब मेरे सिस्टम पे दो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, F1 और F2। अब आओ इनके कारण एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले F1 के कारण कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि F1 का फोर्स लग रहा है कुछ स्मॉल टाइम ड्यूरेशन T के लिए, और इस टाइम ड्यूरेशन में ये जो आखिरी लेयर थी ना मेरे सिस्टम की, ये कुछ D डिस्प्लेस हो गई, D1 मान लो, D1 डिस्प्लेस हो गई। वैसे तो D1 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, ये बराबर होने वाली है V1 इंटू T के, जो वेलोसिटी थी इस लेयर की, इंटू टाइम ड्यूरेशन T, इसके बराबर होने वाली है। तो हाँ, तो इस टाइम ड्यूरेशन में इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो गया इस लेयर का कुछ D1, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F1, ये हो जाने वाला है बराबर F1 इंटू D1 के। अब आओ इसकी बात करते हैं F2 की। तो F2 का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस लेयर का कुछ D2, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस लेयर का कुछ D2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, यानी कि वर्क डन बाय F2 ये नेगेटिव होने वाला है, ये हो जाएगा माइनस F2 D2, और नेट वर्क डन, नेट एक्सटर्नल वर्क डन, ये हो जाने वाला है F1 D1 माइनस F2 D2। अब देखो क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है प्रेशर इन दोनों पॉइंट्स पे, तो इसलिए मैं फोर्सेस के जगह पे प्रेशर लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रेशर होगा क्या। मान लेते हैं कि यहाँ पे बाहर से कुछ प्रेशर लग रहा है P1, बाहर के मॉलिक्यूल्स के कारण कुछ प्रेशर लग रहा होगा P1, और यहाँ पे बाहर के मॉलिक्यूल्स के कारण कुछ प्रेशर लग रहा होगा P2। तो आओ अब फोर्सेस को लिखते हैं प्रेशर के टर्म्स में। मुझे पता है कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि F1 की जगह पे मैं लिख दूंगा प्रेशर 1 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया 1। अब उसे लिख लेते हैं, ये हो जाने वाला है प्रेशर 1 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया 1, और ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाइड है D1 से, तो यानी कि ये मल्टीप्लाइड हो जाने वाली है D1 से। और सिमिलरली यहाँ पे हो जाने वाला है F2 के जगह पे प्रेशर 2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A2, प्रेशर 2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A2, और ये मल्टीप्लाइड है D2 से, तो मैं इसे यहाँ से मल्टीप्लाई कर देने वाला हूँ D2 से। अब देखो A1 इंटू D1 ये क्या चीज़ है। अब यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो और तुम टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा मान लो, तो देखो ये जो आखिरी लेयर थी, आखिरी लेयर ऑफ लिक्विड जो थी, वो इस छोटे से टाइम इंटरवल में कुछ D1 आगे शिफ्ट हो गई। अब अगर ये टाइम इंटरवल छोटा था, तो यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस और डायमीटर, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया होगा। तो मैं मान सकता हूँ कि ये शेप ऑलमोस्ट एक सिलेंड्रिकल शेप है। एक सिलेंड्रिकल शेप की वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये इंटर कर चुकी है, और इस सिलेंडर की वॉल्यूम ये हो जाने वाली है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू हाइट, यानी कि D1, A1 इंटू D1। तो ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कि अभी अभी एंटर हुआ है इस पाइप के अंदर, यानी कि A1 D1 ये बराबर है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कि एंटर हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ ये P1 इंटू V1, वॉल्यूम जो कि अभी एंटर हुआ है, और सिमिलरली मैं लिख दूंगा यहाँ पे P2 A2 इंटू D2 को मैं लिख दूंगा वॉल्यूम 2, ये हो जाएगा वो वाला वॉल्यूम जो कि लिक्विड का भी बाहर निकला है मेरे पाइप से। ये देखो सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि इस टाइम ड्यूरेशन में, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में, एक सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम ये बाहर निकल गया होगा, और इसकी वॉल्यूम हो जाने वाली है ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू D2 जो कि हाइट है सिलेंडर की, यानी कि एरिया इंटू D2, ये हो जाएगी वॉल्यूम जो कि अभी भी बाहर निकली है। अब देखो मुझे ये पता है कि मेरी लिक्विड ये तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होने वाली है, यानी कि जितना वॉल्यूम लिक्विड का अंदर आया पाइप के, उतना ही वॉल्यूम बाहर भी निकलना चाहिए। तो यानी कि V1 ये बराबर हो जाएगा V2 के। यहाँ मैं V1 और V2 को हटा के केवल V लिखने वाला हूँ। तो यानी कि मेरा वर्क एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन माय सिस्टम, ये बराबर हो जाने वाला है P1 जो कि प्रेशर यहाँ पे, माइनस P2 जो कि प्रेशर यहाँ पे, होल इंटू V,
जो कि हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कि अभी इंटर कर रही है इस टाइम ड्यूरेशन में, और ये वॉल्यूम बराबर होने वाली है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कि बाहर जा रही है इस ट्यूब के इस सेम टाइम ड्यूरेशन में। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ये बराबर हो गया P1 माइनस P2 इंटू वी के। अब आओ कैलकुलेट करते हैं अपने सिस्टम की इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल स्टेट की बात करो तो वो हो गया तब की बात जब मेरी ट्यूब में लिक्विड भरी हुई थी यहां से लेके यहां तक। पूरी ये वॉल्यूम की जो लिक्विड थी ना वो थी मेरी पूरी इनिशियल सिस्टम, और उसकी सारी एनर्जी ये हो जाएगी इनिशियल एनर्जी ऑफ माय सिस्टम। तो यानी कि ये वाला पोर्शन ये तो था ही नहीं इनिशियली, इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं और इसे थोड़ा हल्का कर देते हैं। हाँ, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे वॉल्यूम को मैं 2 वॉल्यूम में डिवाइड कर देने वाला हूँ। एक हो गया ये वाला वॉल्यूम, ये डी लेंथ का जो वॉल्यूम है ना, ये डी लेंथ का ये वाला वॉल्यूम, और एक हो गया ये पूरा वॉल्यूम। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वॉल्यूम की एनर्जी, ये एनर्जी इनिशियल और एनर्जी फाइनल में कॉमन होने वाली है और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये तो मैं बाद में दिखेगा। आओ कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी। तो ये हो जाएगी इस वॉल्यूम में जो भी मॉलिक्यूल्स थे उनकी एनर्जी प्लस इस वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। तो देखो इस वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स के पास 2 एनर्जी होने वाली है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी भी तो है। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी इनिशियल ये हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ये वाली वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये होती है mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के पास एक वेलोसिटी भी है और वो दी हुई है एज v1, तो ये हो जाएगी हाफ इंटू mv1 का होल स्क्वायर। अब देखो मास, इस वॉल्यूम में कितना मास होगा ये तो मुझे पता है नहीं, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं कि मास की जगह पे मैं लिख दूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो इस d1 लेंथ के सिलेंडर की वॉल्यूम ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखी थी, ये कुछ मैंने मान रखा था एज v के, तो मैं लिख सकता हूं मास के जगह पे E इनिशियल इज इक्वल टू, मास की जगह पे मैं लिख दूंगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम जो भी है, और ये वॉल्यूम हमने पहले ही निकाल रखा था, पहले ही अज्यूम कर रखा था एज v के, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इनटू हाइट ऑफ दिस पोर्शन अबव ग्राउंड, और ये है कुछ h1, ये है कुछ h1 प्लस हाफ। अब यहाँ पे भी मास की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम v इंटू v1 का होल स्क्वायर, v1 जो कि इसकी स्पीड है, इस पर्टिकुलर सिलेंडर की जो स्पीड होने वाली है v1 उसकी होल स्क्वायर। अब देखो ये तो एनर्जी हो गई इस पर्टिकुलर वॉल्यूम की, अब लेकिन टोटल इनिशियल एनर्जी ये तो होगी इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, तो ये वाली एनर्जी ये कुछ ई नॉट मान लेते हैं प्लस ई नॉट। देखो फाइनली ये ई नॉट ये कॉमन होने वाला है ई फाइनल में भी, और इसलिए ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाने वाला है, इसलिए इसकी चिंता हम अभी नहीं करने वाले हैं। आओ अब कैलकुलेट करते हैं ई फाइनल। तो देखो टाइम टी के बाद मेरी ये जो पूरी लिक्विड थी ना ये अब थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, ये अब आ गई है कुछ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके अब ये यहाँ तक आ गई है, कुछ बाहर भी निकल गई है, कुछ इतना बाहर निकल गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी सिस्टम। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना वो अब मेरी सिस्टम के अंदर नहीं है, वो अब घसक के ये D1 आगे आ गए हैं यहाँ से, और यहाँ से कुछ D2 निकल गए हैं, तो ये पूरी वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी वॉल्यूम ये हो गई मेरी सिस्टम की फाइनल स्टेट। तो इसकी पूरी एनर्जी ये हो जाएगी एनर्जी फाइनल। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ इस एनर्जी के लिए कि इस वॉल्यूम की एनर्जी प्लस ये येलो वाले रीजन की वॉल्यूम की एनर्जी ये हो जाने वाली है फाइनल एनर्जी। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे मैं लिख दूंगा एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू ये वाला एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जिसकी एनर्जी हमने पहले ही मान रखी है ई नॉट प्लस इस येलो वाले पोर्शन की एनर्जी। अब देखो इस येलो वाले पोर्शन के पास होने वाला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी भी तो है। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये तो हो जाने वाली है mgh के बराबर, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर के बराबर। अब देखो m इसकी वैल्यू तो हमें पता है नहीं, लेकिन हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ये तो होने वाली है रो, और वॉल्यूम ये देखो ये वॉल्यूम एज सेम होगी जो कि ये वॉल्यूम थी, जितना वॉल्यूम इनपुट हुआ था उतना ही वॉल्यूम तो एग्जिट भी होने वाला है ना, तो ये वॉल्यूम बिल्कुल ही सेम होने वाली है एज v। तो ये रो इंटू वी ये मुझे दे देगा मास ऑफ ये येलो वाला पोर्शन, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास हो जाएगा रो v इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू हाइट अबव अर्थ लेवल, और ये होने वाला है ये हमें दिया हुआ है कुछ h2,
H2 प्लस हाफ इंटू एम, और एम की जगह पे मैं फिर से लिखने वाला हूँ रो इंटू वी, वी है वॉल्यूम, इंटू वी स्क्वायर, ये होगी वेलोसिटी ऑफ इस वाले पोर्शन की स्क्वायर। अब इस वाले पोर्शन के पास कुछ वेलोसिटी है v2, उसका स्क्वायर हमें करना है, v2 का होल स्क्वायर। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है अपने सिस्टम की फाइनल एनर्जी, ई फाइनल इज इक्वल टू ई नॉट, जो कि हो गई इस वाले वॉल्यूम की एनर्जी प्लस इस वाले वॉल्यूम की पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, रो वी जी एच टू प्लस हाफ रो वी इंटू वी टू का होल स्क्वायर। तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया है अपने सिस्टम की इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी, और साथ के साथ हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया है कि हमारे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस ये कितना वर्क कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। अब मैं इन तीनों की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में डालने वाला हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एक्सप्रेशन में, और इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये मैंने नीचे लिख रखा है तुम्हारे लिए, ये हाँ, एनर्जी इनिशियल ये हो गई रो वी जी एच वन प्लस हाफ रो वी वी वन का होल स्क्वायर प्लस ई नॉट प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ये हो गया प्रेशर एट पॉइंट 1 जो कि इनिशियल पॉइंट था, एंट्री पॉइंट, माइनस प्रेशर एट एग्जिट पॉइंट इनटू वॉल्यूम जो कि स्मॉल वॉल्यूम एंटर कर रहा है कुछ टाइम टी में, ये बराबर हो गया ई फाइनल के, ये हो गया रो वी जी एच टू प्लस हाफ रो वी वी टू का होल स्क्वायर प्लस ई नॉट। अब तुम्हें दोनों साइड ये ई नॉट कॉमन आउट दिख रहा होगा, तो अगर मैं दोनों साइड से माइनस ई नॉट कर दूं तो यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है, ये यहाँ से गायब। अब फिर मुझे ये v वॉल्यूम ये भी कॉमन दिख रही है, तो अगर मैं दोनों साइड v से डिवाइड कर दूं तो ये v भी कैंसिल आउट हो जाने वाला है दोनों साइड से, और फाइनली मेरे पास बच जाएगा ये एक्सप्रेशन। वैसे ये P2 इसे मैं राइट हैंड साइड ले जा सकता हूँ, मैं दोनों साइड अगर P2 को ऐड कर दूं तो यहाँ से P2 गायब और यहाँ आ जाएगा प्लस P2, तो यहाँ इसे मैंने नीचे लिख रखा है और ये हो जाता है बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में बच गया P1 जो कि ये प्रेशर एट एंट्री पॉइंट प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन का होल स्क्वायर, और ये बराबर होने वाला है एग्जिट पॉइंट के प्रेशर प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू का होल स्क्वायर, यानी कि एंट्री पॉइंट पे जो प्रेशर होगा प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह दिखने वाला टर्म एम जी एच वन की जगह पे लिखा हुआ है रो जी एच वन प्लस ये काइनेटिक एनर्जी की तरह दिखने वाला टर्म हाफ रो वी वन का होल स्क्वायर, ये बराबर होने वाला है किसी और पॉइंट 2 पे प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की तरह दिखने वाले टर्म के। तो यानी कि ये वाली चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, किसी भी पॉइंट पे अगर तुम प्रेशर ले लो प्लस कर दो पोटेंशियल एनर्जी प्लस कर दो काइनेटिक एनर्जी की तरह दिखने वाली टर्म को, तो ये नंबर किसी भी लिक्विड के लिए ये कांस्टेंट रहने वाला है। बस एक बात का ध्यान रखना, बर्नौलीज इक्वेशन हम एक आइडियल लिक्विड के लिए ही लगा सकते हैं, एक ऐसे लिक्विड जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हो, एक ऐसी लिक्विड जो कि नॉन विस्कस हो, यानी कि वो खुद के मोशन को रेजिस्ट नहीं करे, इंटरनल फ्रिक्शन उसमें जीरो हो, और जब वो मूव करे तो वो एक स्टेडी फ्लो को मेंटेन करे, एक लैमिनर फ्लो को मेंटेन करे, तभी हम बर्नौलीज इक्वेशन को लगा सकते हैं। लेकिन देखो ये प्यारी सी इक्वेशन ये हमें बहुत कुछ बताती है, इसी की मदद से हम एरोडायनेमिक्स के बारे में समझेंगे, हम ये समझेंगे कि प्लेन कैसे फ्लाई करती है। आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने ये देखा कि अगर एक आइडियल लिक्विड फ्लो कर रही हो तो फिर प्रेशर कैसे वेरी करता है, इसके लिए हमने बर्नौलीज इक्वेशन निकाली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करके। बर्नौलीज इक्वेशन कहती है कि किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जैसे दिखने वाला टर्म प्लस काइनेटिक एनर्जी जैसे दिखने वाला टर्म ये कांस्टेंट रहने वाला है, इन तीनों का सम ये कांस्टेंट रहने वाला है, और इसे याद करना बहुत ही आसान है। देखो बस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनके फॉर्मूले में मास को रिप्लेस कर देना डेंसिटी से, और फिर इन्हें ऐड कर देना तुम प्रेशर के साथ, और ये पूरी चीज़ ये कांस्टेंट रहने वाली है।